Good afternoon. Myself Sailendra, teacher of Shivaji Group of Institution. I am explain the chapter is motion of physics class 9th in हिंदी मीडियम। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको गति, मोशन के बारे में बताया, दूरी बताया, विरामावस्था बताया, वेग और त्वरण के बारे में आपको डिस्कस की। अब आते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था दो प्रकार की होती है, विश्रामावस्था और गति अवस्था। गति अवस्था, भौतिक अवस्था में विश्रामावस्था और गति अवस्था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भौतिक अवस्था और गति अवस्था। अब इसमें टॉपिक में ये है कि गति अवस्था दो प्रकार की होती है, एक समान गति, दूसरी असमान गति। फिर से असमान गति दो प्रकार की होती है, त्वरण गति, मंदन गति। असमान गति में त्वरण गति और मंदन गति के भी दो दो प्रकार होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये त्वरण गति के दो प्रकार हैं, समान त्वरणीय गति, फिर है असमान त्वरणीय गति। आते हैं हम मंदन गति में। मंदन गति दो प्रकार की है, समान मंदित गति, असमान मंदित गति। ये है हमारी समान मंदित गति, ये हो गई हमारी असमान मंदित गति। जो आपको मैंने टेबल दिखाई है, इस टेबल में आपको आज के वीडियो में पढ़ना है। ये सारी हेडिंग गति अवस्था, एक समान गति, असमान गति में त्वरण गति और मंदन गति, ये मैं आज आपको बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, गति के समीकरण मैंने इनकी प्रूवमेंट भी आपको बताई है। अब ये वीडियो के थ्रू रिवीजन चल रहा है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, गति के समीकरण तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको दिखाया। ये प्रथम समीकरण है हमारा v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है। गति का द्वितीय समीकरण, ये आपका है दूसरा समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे हम दूसरा समीकरण कहते हैं। अब आते हैं तीसरे समीकरण में। ये आप देख रहे हैं तीसरा समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, s दूरी है। इसमें आपको एक चीज़ और है, वृत्ति गति, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक त्वरित गति, जो मैं आपको आज बताऊंगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये टेबल में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। भौतिक अवस्था में दो प्रकार की होती है, विरामावस्था और बेटा गति अवस्था। ये चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए। चलिए चलते हैं हम लोग। विश्रामावस्था क्या होती है, तो आप पहली हेडिंग में देख पा रहे हैं। आपको विश्रामावस्था क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये क्या होती है। तो आप देख पा रहे हैं विश्रामावस्था, और ये हमारे पास क्या है, गति अवस्था। तो हम चलते हैं कि विश्रामावस्था क्या होती है। कोई वस्तु विश्रामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। मैं आपको सीधी भाषा में बता देता हूँ, कोई भी वस्तु रेस्ट पोजीशन मीन्स विश्रामावस्था में तब होती है जब वो अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं करती है। आते हैं हम गति अवस्था में, मूविंग पोजीशन, गति अवस्था। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई वस्तु
की स्थिति में लगातार बदलाव हो रहा है किसी एक बिंदु के सापेक्ष, तब यह वस्तु गति अवस्था में कहलाएगी। मीन्स जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करती रहती है तो वो उसकी गति अवस्था होती है। जैसा कि हमने गति की परिभाषा पढ़ी थी, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करता रहता है तो कहा जाता है वस्तु गति में है। आते हैं टॉपिक पे हम। अब आपके पास है गति अवस्था के प्रारूप। गति अवस्था के प्रारूप क्या होते हैं? विभिन्न तरह के पथ पर विभिन्न तरह की गति अवस्थाएं होती हैं। हमारी जो गति अवस्था है वो पथ पर निर्भर करती है। जैसे गोलाकार पथ में घूर्णन गति होने लगती है, रेखी पथ में रेखी गति होती है, दोलनी पथ पे कंपन गति होती है। जो आपको मैंने गति दी है और उस गति का पथ भी दिया है। जब कोई वस्तु घूर्णन गति करेगा तो अगर फ्री होगा तो उसका हमेशा पथ गोलाकार होगा। कैसा होगा? गोलाकार। जब कोई वस्तु रेखी गति में होगी तो जो उस वस्तु का जो पथ होगा वो आपका रेखी पथ होगा। क्या होगा? रेखी पथ होगा। जब कोई वस्तु कंपन गति करेगी तो उसका जो पथ होगा वो उसका दोलन पथ होगा। क्या होगा? दोलन पथ। घूर्णन गति के लिए गोलाकार पथ है, रेखी गति के लिए रेखी पथ है और कंपन गति के लिए दोलन पथ है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जैसा कि मैंने आपको दूरी और विस्थापन बता दिया था, अब आते हैं दूरी विस्थापन में अंतर। ये क्या है? दूरी और विस्थापन में अंतर। हमें अब आपको पढ़ना है दूरी विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो ये आपको दिया है पहले दूरी और ये आपको दे रखा है विस्थापन। तो दूरी का पहला पॉइंट क्या है? वास्तविक पथ का माप उसकी दूरी कहलाती है। जैसा कि इस ब्रैकेट में दे रखा हुआ है, जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, जो भी कुछ चलती है, तो वस्तु जिस वास्तविक पथ पे चलता है उस पथ की जो माप होती है, रियल माप मतलब उसकी लंबाई, उसे हम दूरी कहते हैं। विस्थापन में क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। इन दोनों में पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर पे आते हैं। हमारे पास है यह एक अदिश राशि है। आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है, यह एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट आते हैं विस्थापन में, यह एक सदिश राशि है। दूरी में क्या होता है? तीसरा पॉइंट, यह हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है और ये कभी भी जीरो ऋणात्मक नहीं होती है। आपका ये मेन पॉइंट है हमेशा, और ऑलवेज आप माइंड पे रखिएगा कि फिजिक्स में हमेशा आपको माइंड में रखना है कि जो दूरी होती है वो हमेशा वैल्यू धनात्मक होती है, वो कभी भी जीरो और ऋणात्मक नहीं हो सकती है। पर आपके पास जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। अगर आपको मैं -2 मीटर बोलूं तो -2 मीटर वो आपका क्या हो सकता है? दूरी नहीं हो सकती है। -2 मीटर आपका वो विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन होगा। क्लियर? अब आते हैं टॉपिक पर, फोर्थ पॉइंट पर। दूरी किसी रेखी पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है। किसी रेखी पथ में, सपोज दैट वस्तु रेखी पथ में जा रही है, सीधे जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन पे सीधे जा रही है, मीन्स वो कहाँ गई? ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। तो ये प्रारंभिक स्थिति ए हो गई और अंतिम स्थिति हमारे पास बी हो गई। क्या हो गई? बी। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जो दूरी चली गई है वही होगी जो विस्थापन होगा प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति का। तो इस रेखी गति पर हमेशा सदैव दूरी विस्थापन का मान क्या होता है? समान होता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि दूरी विस्थापन का मान कब समान हो सकता है, तो बताओगे जब कोई वस्तु एक रेखी पथ तय करती है तो उन दो पथों के प्रारंभिक और अंतिम पथ के बीच की लंबाई और अंतर वो हमेशा क्या होगा? दूरी और विस्थापन के बराबर होगा। अब आते हैं हम विस्थापन के चौथे पॉइंट पर। इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा। इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। तो मीन्स जो दूरी है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है, पर हमारा जो विस्थापन होता है वो मापन या तो बराबर होगा या तो कम होगा, लेकिन अधिक नहीं हो सकता। जो हमारा विस्थापन है वो कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अधिक नहीं हो सकता। क्लियर?
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, जिससे आप नोट कर लीजिएगा अपने फेयर पर। वैसे तो नोट होगा, मैं बता चुका हूँ, बस रिवीजन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम। अब आपके पास एक दूरी का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है न्यूमेरिकल के लिए। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। अभी जो स्क्रीन पे न्यूमेरिकल दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सारी कंडीशन से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है, किस में चल रही है? अर्धगोलाकार पथ पर। मैं इसको आपको बताऊंगा। यदि एक वस्तु है जो अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है, जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है, कितनी है? 10 मीटर है। यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ए और बी है, तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया और दूरी क्या होगी? तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है, और यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियाँ ए और बी हैं, तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगी? तो मैंने आपको इसमें डायग्राम पे इसका पथ दिखाया हुआ है, जिसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक वस्तु है जो अपनी पहली पोजीशन ए पे थी। क्या दिया है ये? ए। फिर वो कहाँ से गई है? ए से हो करके सीधे कहाँ गई है? बी पर। कहाँ पे आ गई है? बी पर। ए से कहाँ गए? बी पर। तो इसका पथ जो है वो कैसा हो गया? अर्धवृत्ताकार। कैसा हो गया? अर्धवृत्ताकार। इस अर्धवृत्ताकार की जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी है हमको? 10 मीटर। कितनी दी है? 10 मीटर। हमें इस पथ पर क्या निकालना है? हमें इसका विस्थापन निकालना है और क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो विस्थापन और दूरी आपको कंफर्म करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ कंफर्म होना चाहिए कि कैसे फाइंड करेंगे। जब हम इसकी कुल दूरी निकालते हैं, क्या निकालते हैं? कुल दूरी फाइंड करेंगे। तो कुल दूरी फाइंड करने के लिए इसने जो पथ की लंबाई होगी उसे तो बोलेंगे। तो इसका जो पथ है वो अर्धवृत्ताकार। तो आपको पता है ना, जब पूरा वृत्त होता है तो उसकी जो पथ की पूरी लंबाई होती है वो 2 πr होती है। तो आधे पथ के लिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? πr। कितना बचेगा? πr। तो हमने क्या यूज किया है कुल दूरी के लिए? देखिए πr यूज किया है। पाई की वैल्यू कितनी रखी है हमने? 3.5 देख पा रहे हैं, इंटू आर कितना है हमारे पास? 10 मीटर। हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या हमको दी है 10 मीटर। कितनी दी है? 10 मीटर। तो हमने यहाँ पर रख करके सॉल्व कर दिया है। कितना है? 1.4 मीटर। तो इस तरीके से हमारी क्या निकल आई? दूरी। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है? विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थिति, स्क्रीन पे देखिए, प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति कौन सी? बी। इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, हम ये पथ नहीं लेंगे, हम पथ नहीं लेंगे, हम ये बीच की दूरी लेंगे। क्या लेंगे? बीच की दूरी। बीच की दूरी हाफ कितनी है? 10। और कितनी हो गई? 10, मतलब त्रिज्या का डबल। तो विस्थापन जो होगा वो क्या होगा? 2r। 2r पे आप क्या करोगे? 2 इंटू आर की वैल्यू कितना रखेंगे आप? 10 रखेंगे। कितना रखेंगे? 10। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। आपको त्रिज्या किस में दी है? मीटर में। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मीटर में। क्लियर? समझ गए? आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक समान गति और असमान गति। जैसा मैंने आपको पहले टेबल में बताया था, एक समान गति और असमान गति क्या होती है। एक समान गति, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे, बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे, तो वह एक समान गति से विचरण कर रहा होता है। एक समान गति से विचरण कर रहा होता है, जिसे मैंने आपको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग बताया है। आप देख पा रहे हैं ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या होगा? तो आप देखिए ग्राफ में क्या है। ग्राफ में आपको दे रहा है कि ये हमारे पास एक हमने क्या ले लिया? y एक्स, और क्या ले लिया? एक x एक्स।
एक्स एक्स पे किसको शो किया है, टाइम को, वाई एक्स में किसको शो किया है हमने, डिस्टेंस को। अगर वो समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसमें हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जब हम लेंगे, ये किसके बीच है, वेग समय ग्राफ, कौन सा है, वेग समय ग्राफ, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ में हमें एक स्टेट मिलती है। वीटी ग्राफ में क्या होगा, यदि कोई वस्तु अपने वेग में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, मीन्स मान लो कि उसका वेग इस समय 30 है, अब उस समय बढ़ता जा रहा है, एक्स पे क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, तो उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिससे आप ये देख पा रहे हैं क्या है, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिल रही है। क्लियर, समय के साथ क्या हो रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, और ये जो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है ग्राफ में, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। तो ये लाइन हमें क्या शो कर रही है, एक समान गति को। और ये कौन सा ग्राफ है, एसटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, एसटी, दूरी समय ग्राफ। क्या बोलते हैं एसटी को, दूरी समय ग्राफ। वीटी को क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ, मैंने आपको बताया था। इसमें एक समान गति को इस डायरेक्शन पे आता है, इसमें वेग में ये। क्लियर, आप समझ गए होंगे और देख भी लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, असमान गति। किस पे आते हैं, असमान गति पे। अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, असमान गति क्या होती है। असमान गति की हेडिंग देखिए। असमान गति आपको यदि कोई अलग अलग दूरी, यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे, यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे, तब वह असमान गति से विचरण कर रही है। मतलब जैसे सपोज दैट आप सपोज एक टाइम लेते हैं, हमने 5 घंटे में मैं लखनऊ गया, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 घंटे में इलाहाबाद गया, तो लखनऊ और इलाहाबाद की हमारी दूरी क्या हो गई, अलग अलग, और इनका समय भी क्या हो गया, अलग अलग। तो ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असमान गति। जैसा कि मैं आपको इस स्टार्टिंग में इस वीडियो के एक टेबल बताया था, और उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि असमान गति के प्रकार, असमान गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इससे पहले बताने के लिए आप ये क्लियर जरूर कर लीजिए कि असमान गति क्या होती है। समान गति में समान दूरी समान समय में तय किया जाए, मतलब समान दूरी और बिना समय बदले प्राप्त कर ली जाती है जो दूरी, वो हमारी क्या होती है, गति, समान गति होती है। वैसे ही मान लो अलग अलग दूरी है और अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग समय ले रहे हैं, तो वो हमारी असमान गति है। क्या है, असमान गति। असमान गति के दो प्रकार होते हैं। असमान गति के दो प्रकार होते हैं, पहला त्वरण गति, दूसरा मंदन गति। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला हमारे पास क्या है, त्वरण गति, दूसरा क्या है, मंदन गति। अब त्वरण गति और मंदन गति में क्या अंतर है, देखिए। असमान गति और एक समान गति में तो हमारे पास क्या होता है कि समान समय में समान दूरी, मतलब वहाँ पर वेग नहीं बदल रहा होता है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, असमान गति, अलग अलग दूरी अलग अलग समय। जब दूरी अलग अलग होगी, समय अलग अलग होगा, तो वहाँ विस्थापन होगा और हमारे पास क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा। और जब वेग में परिवर्तन होगा तो हमारे पास त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण दो प्रकार का होता है, मैं बता चुका हूँ। जब हमारा त्वरण क्या हो रहा हो, प्रारंभिक वेग से अधिक हो रहा हो, तो वहाँ पर गति कैसी होती है, त्वरित होती है। क्या होती है, त्वरित। और जब कोई वस्तु अधिक वेग से कम वेग में आ रही हो, मान लो जैसे सपोज दैट कोई भी चीज़ है, जैसे प्लेन है, प्लेन जब वो उड़ना स्टार्ट करता है, वो तो कम वेग से कहाँ जा रहा होता है, अधिक वेग में, तो हम बोल सकते हैं वो त्वरित है। जब वो ऊपर से नीचे हमारे प्लेटफॉर्म पे उतर रहा होता है, तो वो क्या होता है, वो अपनी स्पीड को कम कर रहा होता है, ज़्यादा से कम, तो उस समय उसको बोलते हैं कौन सा त्वरण होगा, मंदन। मतलब प्लेन के उड़ते समय, मतलब कम वेग से उसका वेग क्या हो रहा होता है, ज़्यादा हो रहा होता है, इसलिए उसके पास क्या होता है, त्वरण होता है, वो त्वरण गति होती है। उसके बाद जब वो अधिक वेग से नीचे उतर रहा होता है, तो मतलब विरामावस्था में आ रहा होता है, मतलब उसके वेग में क्या हो रही होती है, कमी हो रही होती है। जब वो वेग में कमी कर रहा होता है, तो क्या होती है, मंदन गति होती है। एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना आप, क्लियर। उसके बाद हम टॉपिक पे आ जाते हैं, त्वरण गति। त्वरण गति क्या होती है, त्वरण गति आप देख रहे हैं, आपको ये लिखा हुआ है त्वरण गति, ये आपको लिखा है मंदन गति।
त्वरण गति और मंदन गति। त्वरण गति क्या होता है? यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रहे, समझ रहे हैं ना, समय के साथ मैंने कहा था स्पीड बढ़ रही हो, गति बढ़ रही हो, तो वहाँ पर क्या होगा? त्वरण गति होगी। फिर मंदन गति होगी, जब वो अधिक वेग से कहाँ आ रहा हो, कम वेग में आ रहा हो, तो उसका क्या होगा? मंदन हो रहा हो। क्या हो रहा होगा? मंदन, जिसे मैंने ग्राफ में दिखाया है आपको। त्वरण के लिए जब उसका वेग क्या हो, जब उसका क्या हो रहा है, एक समान गति से लगातार बढ़ रहा हो। तो आप देख पा रहे हैं एक त्वरित गति के लिए पहला एग्जाम्पल ये है ग्राफ, जिसमें क्या दिखा रहा है? ग्राफ में त्वरण को बढ़ता हुआ वक्र दिखा रहा है। जो ये वक्र है ये शो कर रहा है कि त्वरण की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये कौन सा ग्राफ है? एसटी ग्राफ, मतलब दूरी समय ग्राफ। फिर आते हैं मंदन गति में। यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार क्या हो रही है? घट रही हो। जस्ट उल्टा है, इसमें क्या हो रही है? बढ़ रही थी तो त्वरण गति, इसमें क्या हो रहा है? घट रही है तो मंदन गति। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ग्राफ का वक्र कहाँ जा रहा था? ऊपर, अपर, मतलब बढ़ रहा था। इसमें घट रहा है तो इसका ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। जो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर समय के साथ वस्तु की गति क्या हो रही है? लगातार घट रही है। जिससे आपको ये दोनों ग्राफ समझ में आ रहे होंगे। पहला ग्राफ किसके लिए है हमारा? ये पहला ग्राफ किसके लिए है? त्वरण गति के लिए। किसके लिए है? त्वरण गति के लिए। अब ये दूसरा ग्राफ किसका एग्जाम्पल है? मंदन गति के पास। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये पूरा स्क्रीन पे हो गया आपके पास। अब इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और ध्यान से पढ़ लेंगे। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? थैंक यू।